So hello everyone and welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about the most requested topics of all time, which is all popular magazines and journals. This is one such topic जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा demand and request आई थी. So here I am making a detailed video on it. Sit back tight because by the end of this video, you will know कि आपकी magazines कौन से era में सबसे ज़्यादा popular हुई थी, कितनी types की आपकी magazine होती हैं, उनका क्या content होता है, क्या उनका कोई political connection तो नहीं होता है और होता है तो क्या-क्या controversies होती हैं, कौन से एरा की कौन से सेंचुरी की सबसे ज्यादा फेमस मैगजीन्स हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं एंड मेनी मोर इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट इन दिस वीडियो सो स्टे ट्यून्ड अप टिल द एंड एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स जिनको हम लोग जानते हैं पहले ही हम लोग 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में नहीं जाने वाले हैं हम लोग पहले नॉर्मल मैगजीन्स को देखने वाले हैं एंड उसके जरिए हम लोग कुछ बेसिक चीजों को जानेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फेमिना की एक मैगजीन है देन यू हैव फिल्म फेयर की मैगजीन हम सब लोगों को पता है कि सिनेमा के बारे में सेलिब्रिटीज के बारे में लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है एंड ये जो मैगजीन है इंटरनेट के आने से पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थी यू कैन ऑल्सो गेट दीज मैगजीन्स इन वेरियस प्लेसेस सलून्स में आप आज भी जाओगे तो आपको ये मैगजीन्स देखने को मिल जाएगी देन यू हैव मेरी सहेली ब्यूटी टिप्स के बारे में लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में कुछ रेसिपीज भी इसमें होती थी आप लोग अपनी मम्मियों से पूछेंगे तो वो जरूर से आपको बताएंगे देन यू हैव अ होल लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मैगजीन्स जो आपको यहाँ पे ओशो धारा या बहुत सारे जितने भी संत गुरुओं की जो मैगजीन्स होती हैं लोग फॉलो करते हैं पढ़ना पसंद करते हैं इस पर्टिकुलर पेज से आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैगजीन्स और जर्नल्स जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं उसका जो टॉपिक होता है वो बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं सबका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक नहीं होता है एंड अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग मैगजीन्स एंड जर्नल्स को पढ़ना पसंद करते हैं और इसी वजह से आपकी मैगजीन्स एंड जर्नल्स लिटरेचर के अंदर एक ऐसा जॉनरा बन जाता है जो अपने एंगेजमेंट और अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है अलग अलग मैगजीन अलग अलग इंफॉर्मेशन को आपको कंट्रीब्यूट करती है एंड उसी के जरिए अलग अलग उनकी जो ऑडियंसेस है उससे एंगेज करती है आपकी जो मैगजीन्स होती हैं एज आई टोल्ड यू गेट्स इन itself a very variety of content जिसके अंदर आपके लिटरेरी वर्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि कोई भी एक नया राइटर आया उसके पास अभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो अपना लिटरेरी वर्क किसी पर्टिकुलर आजकल की चल रही पॉपुलर मैगजीन के अंदर पब्लिश करा देगा देन न्यूज भी आपको कई सारी मिलती है एसेज आपको देखने को मिलते हैं किसी ने कोई वर्क लिखा है उसका किसी को क्रिटिकल रिव्यू करना है या फिर क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना है या फिर ओवरऑल उसको रिव्यू करना है तो वो भी वो मैगजीन्स के अंदर दिया करते थे तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आ जाती है कि हमारी जो मैगजीन्स एंड जर्नल्स हैं वो लिटरेरी पीसेस को प्रमोट करती हैं जितने भी नए नए राइटर्स आते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 18th सेंचुरी वो एक ऐसा टाइम है जब आपकी मैगजीन्स जो थी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी इंग्लैंड के अंदर देन आपकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद जाहिर सी बात है कि जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपकी जो मैगजीन्स हैं वो और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगी वो और भी ज्यादा लोग पढ़ने लगे पॉपुलैरिटी उसकी और भी ज्यादा बढ़ने लगी एंड एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है आपके नए राइटर्स को इंटेलेक्चुअल्स को सोशल कमेंटेटर्स को कि वो अपनी बात को कह सकें एंड अपने क्रिएटिव वर्क्स को लोगों के साथ और पब्लिक के साथ शेयर कर सकें आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि मैगजीन्स और जर्नल्स को 18th सेंचुरी में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पीरियोडिकल लिखा है मैगजीन लिखा है एंड जर्नल लिखा है तो आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि क्या ये तीनों एक ही है या फिर ये तीनों अलग अलग है सो लेट मी हेल्प यू ऑन दैट पीरियोडिकल जो है बेटा आपका एक पेरेंट टर्म है जिसके अंदर आपकी मैगजीन्स एंड जर्नल्स आ जाती हैं अब पीरियोडिकल आपको वर्ड से ही समझ में आ जाना चाहिए कि एक ऐसा रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में पब्लिश होने वाला एक ऐसा वर्क है जो आपका वीकली आता है क्वार्टरली आता है आपका ईयरली आता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइम पीरियोडिकल हम लोग उसी को कहते हैं जो रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपके बार बार पब्लिश होता रहता है
इसी के अंदर आपकी आ जाती है मैगजीन्स एंड इसी के अंदर आ जाते हैं आपके जर्नल्स। मैगजीन्स के बारे में हम लोग ने देख लिया कि अलग अलग इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, वो आपकी मैगजीन्स लेके आती हैं। किसी को पॉलिटिकल मैगजीन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो वो वाली मैगजीन उठा लेगा, किसी को फैशनेबल मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है तो वो वैसी उठा लेगा, किसी को स्पिरिचुअल अच्छी लगती है तो आपकी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैगजीन बनती है। वेयर एज जर्नल आपकी एक ऐसा टाइप का प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आपके लिटरेरी स्कॉलर्स जो होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, वो पीयर रिव्यूड वर्क अपना यहाँ पे पब्लिश कराते हैं एंड वो लोग पढ़ना पसंद करते हैं कि आजकल जैसे साइंस में क्या चल रहा है एंड और भी बहुत सारी ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में लोग काफी ज्यादा पब्लिश करते हैं कि हमारी धरती किस तरीके से बदल रही है। तो जो लोग इसके एंथुजियास्ट होते हैं, इसको बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, वो जर्नल्स प्रेफर करते हैं रादर देन योर मैगजीन। आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग जब 18th सेंचुरी की मैगजीन्स एंड जर्नल्स के बारे में बात करते हैं तो ये लिस्ट आपको जो सामने दिखाई दे रही है, एक ये है और इसके बाद आने वाली एक और एक आपकी स्लाइड है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव गिवन यू अ complete list of all the 18th century magazines, पॉपुलर जितनी थी वही। अब 18th सेंचुरी में तो इनसे भी कहीं ज्यादा आई थी मैगजीन्स। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसको आप यूज करके उन सारी मैगजीन्स के नाम दे सकते हैं। लेकिन क्या उन सबको आपके एग्जाम्स के लिए पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जितनी आई हैव इनक्लोज्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वो आप लोग पढ़ सकते हैं। द टाटलर बहुत ही ज्यादा फेमस है, लोग अक्सर यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देन आपको और भी बहुत सारी मैगजीन्स दिख जाएंगी एज यू कैन सी ओवर हियर। आपको दिख रहा होगा कि एक मैगजीन रेड कलर से क्यों हाईलाइटेड है। आई हैव intentionally highlighted this particular magazine because ये एक ऐसी मैगजीन है जो आज भी रन कर रही है। आपको देखने को लग रहा होगा कि 1739 से आपकी 1826 तक ही तो आई है, लेकिन ये उसके काफी टाइम के बाद बंद हो गई थी, लेकिन फिर से स्टार्ट हुई और आज भी स्पोर्ट्स मैगजीन आपकी पब्लिश हो रही है और इसकी एक ऐप भी आ गई है। सो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एज वेल। तो ये नई नई इंफॉर्मेशन आजकल आपका यूजीसी नेट देने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो दिस वाज वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल। आगे बढ़ेंगे, अब वन बाय वन हम लोग सारी मैगजीन्स को देखने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट आई विल टेल यू कि जो आपको क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है हर एक मैगजीन को देखने का, वो डिफरेंट है। किसी मैगजीन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है तो आपको बहुत लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, किसी मैगजीन के बहुत सारे पॉइंट से क्वेश्चंस बने हैं तो उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। डू अपडेट योर नोट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी रिच कंटेंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द रिव्यू से। यूजुअली लोग जब 18th सेंचुरी में स्टार्ट करते हैं पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स के बारे में पढ़ना तो वो द टटलर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग होती है द रिव्यू से जो 1704 में आपकी पब्लिश हुई थी। फाउंडर हैं इनके हमारे डैनियल डीफो। जितनी भी चीजें हाईलाइटेड हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डैनियल डीफो आपके द रिव्यू के फाउंडर हैं। 1704 में ये पब्लिश हुई थी एंड इन्होंने इस पर्टिकुलर मैगजीन को पब्लिश किया था अपने पॉलिटिकल व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट पीरियोडिकल टू एंगेज अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल टॉपिक जो कि क्या था, आपका रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर किस बारे में बात हो रही थी। बेसिकली वी वांट टू रिमेंबर कि हमारी जो द रिव्यू थी 1704 में आती है। डैनियल डीफो ने इसको फाउंड किया था अपने पॉलिटिकल व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। भाई तब के टाइम पे ट्विटर या इंस्टाग्राम तो नहीं होता था कि बढ़िया सा आप वहां पे ट्वीट लिख के आ गए एंड सबने आपके जो मन में है उसको पढ़ लिया। तो तब के टाइम में मैगजीन्स के जरिए आप अपने पॉलिटिकल व्यूज को क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कम्स योर द टाटलर। ये एक ऐसी मैगजीन है जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन एनी ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट, सेट, गेट, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी आपके इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम होंगे द टाटलर में से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1709 में आपकी ये फाउंड की जाती है बाय रिचर्ड स्टील। इसका सबसे पहला इशू निकलता है अप्रैल 12 में। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी फालतू सी इंफॉर्मेशन है, बट इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन बना है, सो यू हैव टू अपडेट दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर नोट्स।
कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बेटा पब्लिश होते थे आपके एसेस, सटायरिकल एसेस, फिक्शनल कैरेक्टर स्केचेस एंड सोशल ऑब्जर्वेशंस। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू पुट एन एम्फसिस ऑन वन मोर पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सटायरिकल एसेस मतलब व्यंग्य करना, फिक्शनल कैरेक्टर स्केचेस एंड सोशल ऑब्जर्वेशन। सोशल रेड से लिखा है, इसका ये रेड से क्यों लिखा है ये आपको आगे पता चल जाएगा। सोशल ऑब्जर्वेशंस के बारे में ये बात करते थे। अब सोसाइटी में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, गलत हो रही हैं, उसके बारे में आप सटायरिकल एसेज अगर लिखना चाहते हो तो क्या उसी इंसान का कैरेक्टर उठा के आप लिख लोगे? भाई उसको पता चलेगा कि आपने उसको अपनी मैगजीन में डिफेम किया है तो वो तो आपके केस ठोक देगा। आप क्या करते हो इन पर्टिकुलर मैगजीन्स में, इसी वजह से फिक्शनल कैरेक्टर्स को बेटा बनाते हो और इसी वजह से इस पर्टिकुलर मैगजीन्स में यूज किए हुए जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। फॉर्मेट क्या था इस पर्टिकुलर मैगजीन के पब्लिश होने का? 3 times in a week, एज आई टोल्ड यू कि जो पीरियोडिकल होता है, पीरियोडिकल के अंदर ही आपके ये मैगजीन्स एंड जर्नल्स आते हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक रिपीटेड टाइम होता है कि हफ्ते में 3 दिन तो ये आएंगी ही आएंगी। और दिन भी आपके एग्जाम में पूछे हैं, ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। हम लोग जैसे कोचिंग जाया करते थे ना, तो TTS करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पूरे 271 इश्यूज इन टोटल इसके पब्लिश हुए थे। आगे बढ़ेंगे, इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन को भी हम लोग देखेंगे। Pseudonyms and contributors, as I told you कि यहाँ पे फिक्शनल कैरेक्टर्स के नेम्स आपके आने वाले हैं, क्योंकि आपको अगर किसी पे सटायरिकल एसेस लिखने हैं तो उनका रियल नाम तो आप यूज नहीं करेंगे। These are the names of some of the pseudonyms used by Richard Steele। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो यहाँ लिखा हुआ है, Isaac Bickerstaff। ये जो स्यूडोनिम है ये आपके स्टील का ही स्यूडोनिम है और एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टाटलर का आपका जो फाउंडर था वो किस पर्टिकुलर स्यूडोनिम के थ्रू अपने वर्क्स को लिखा करता था। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। देन और भी जो नेम्स थे वो थे आपके एस्क्वायर, ठीक है। देन आते हैं आपके मिस्टर स्पेक्टेटर, देन आपके कैप्टन सेंट्री, ये आपके कुछ नाम हैं। जोसेफ एडिसन जो आपके 18th सेंचुरी के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर और रिचर्ड स्टील के दोस्त रहे हैं, वो भी इस पर्टिकुलर मैगजीन में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको जो भी अपने एसेस वगैरह लिखने होते थे या पब्लिश कराने होते थे तो वो कंट्रीब्यूट करते थे इस मैगजीन को। और इन दोनों की इस पर्टिकुलर जो जोड़ी ने जो टाटलर पे काम किया था वो आगे जाके सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आगे जाके आपकी एक और मैगजीन आती है द स्पेक्टेटर, जो आपके टाटलर के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ट्रांजिशन टू द स्पेक्टेटर आपको पता होना चाहिए कि टाटलर जैसे ही आपकी खत्म होती है स्पेक्टेटर आपकी स्टार्ट हो जाती है। द टाटलर सीज्ड पब्लिकेशन इन 1711 आफ्टर अबाउट 2 years, मतलब 1709 से 1711 तक आपकी ये मैगजीन चली थी। स्टील एंड एडिसन आगे काम करने लगते हैं स्पेक्टेटर के ऊपर, जो आपकी टाटलर से भी एक बहुत बड़ी सक्सेस बन जाती है। एंड जो स्पेक्टेटर है वो फिर एक आपका बोल सकते हैं कि स्टेज सेट करती है आगे आने वाली मैगजीन्स में। आई होप आपको अभी तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो क्लियर हो गई होगी। अपने व्यूज को कमेंट में जरूर से लिख के जाइएगा। देन स्पेक्टेटर के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। इसको जोसेफ एडिसन ने फाइंड किया था एंड रिचर्ड स्टील ने। ठीक है, फर्स्ट इशू इसका निकला था 1711 मार्च 1, आपको डेट याद करनी पड़ेगी। देन इसके अंदर जो कंटेंट है वो है आपका एसेज, सटायरिकल एसेज, फिक्शनल कैरेक्टर एंड मॉरल ऑब्जर्वेशंस। लेट मी आस्क यू ऑल टू गेन योर अटेंशन। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ने टाटलर के टाइम पे जब पढ़ा था तो हम लोग ने सोशल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मॉरल ऑब्जर्वेशंस की। एंड आपके यूजीसी नेट ने बहुत ही क्लेवरली इस मॉरल एंड सोशल को एक कीवर्ड बना के एक बड़े से पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि आप पहचानो कि ये कौन सी मैगजीन है सिर्फ इस पर्टिकुलर कीवर्ड से। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अब आपको पता होगा कि क्या करना है। मॉरल ऑब्जर्वेशंस, वहां पे सोसाइटी में जो भी चल रहा था उसके बारे में बात करते थे वो लोग। यहाँ पे मॉरल, संस्कार, वैल्यू आपके अंदर कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। एंड उसके ऊपर भी ये लोग डायरेक्टली नहीं कि देखो तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है या तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो जैसे हमारे रिश्तेदार करते हैं, वैसा नहीं किया है उन्होंने। यहाँ पे भी फिक्शनल कैरेक्टर्स का यूज किया है। ठीक है,
द स्पेक्टेटर वॉज पब्लिश्ड डेली। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वो हफ्ते में 3 बार पब्लिश होती थी टीटीएस में, ये डेली पब्लिश की जाती थी आपकी मंडे थ्रू सैटरडे। आगे बढ़ेंगे और स्पेक्टेटर की ही और इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। स्यूडोनिम्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम लोग बात करें तो एडिसन एंड स्टील दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूटर थे। मिस्टर स्पेक्टेटर स्यूडोनिम यूज किया है आपके एडिसन ने, ठीक है। तो स्पेक्टेटर में जो आपका एडिसन इसके फाउंडर है, उन्होंने मिस्टर स्पेक्टेटर यूज किया है, और वहां पे स्टील ने कौन सा यूज किया है, आइजैक बिकरस्टाफ, ठीक है। देन स्यूडोनिम्स आइजैक बिकरस्टाफ को कंटिन्यू किया गया, कैप्टन सेंट्री को कंटिन्यू किया गया। नया कैरेक्टर जो आपका आता है इस पर्टिकुलर मैगजीन में वो है सर रॉजर डी कॉवर्ले, ठीक है। आपने जितने भी बच्चों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप जरूर से इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में इनकी इनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका बिल्कुल करेक्ट होगा आई विल पिन दैट कमेंट डाउन, ठीक है। स्पेक्टेटर की अगर हम लोग स्टाइल एंड टोन की बात करें तो एक बात तो हम लोग को सबसे पहले पता चल चुकी है कि ये डेली पब्लिश होती थी। डेली कोई भी चीज जो पब्लिश होती है वो बहुत जल्दी पिट जाती है, लेकिन ये नहीं पिटी। एंड क्यों इतनी अच्छी चली, क्यों कि इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्लैरिटी, विट एंड एलिगेंस के बारे में बात करते थे। मतलब कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपके बातों को मोड़ना एंड बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी चीजों को प्रेजेंट करना, ये आपकी स्पेक्टेटर मैगजीन का काम था। बहुत ही रिफाइंड तरीके से ये लोग अपने कंटेंट को लिखा करते थे, डेली एक्सेसिबल था, लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। एंड जब भी लैंग्वेज सिंपल होती है तो वो बहुत ज्यादा ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, एज इट इज रिटन वाइड रीडरशिप। इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके स्पेक्टेटर का एक बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा था हमारी 18th सेंचुरी के मैगजीन की दुनिया में, और इसने एक स्टेज को सेट कर दिया था जिसके बाद से लोग क्या करते थे कि मतलब इसको मैच करने की कोशिश करते थे कि भाई मेरी भी जो मैगजीन है वो आपकी स्पेक्टेटर जितनी अच्छी होनी चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो पहला इसका जो 2 साल ये चली उसको 7 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया। उसके बाद अगेन ये 1714 में आती है थ्राइस वीकली की रिपीटेशन के ऊपर 6 मंथ्स के लिए फिर से, जिसको आगे जाके 8th वॉल्यूम में क्या किया गया, आपका स्टोर कर दिया गया। वन मोर थिंग दैट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड स्पेक्टेटर से रिलेटेड, कि आपकी स्पेक्टेटर जो क्लब है, आपकी स्पेक्टेटर जो मैगजीन है उसके अंदर ही एक फिक्शनल क्लब बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं द स्पेक्टेटर क्लब। सारे मास्टर्स के बच्चों ने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्टेटर आपकी मैगजीन का नाम है, इसके अंदर लोगों के ऊपर कमेंट्री करने के लिए, लोगों को कुछ ना कुछ बोलने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए आपने बनाए फिक्शनल कैरेक्टर और फिक्शनल पूरा क्लब बनाया जिसका नाम था द स्पेक्टेटर क्लब। तो ये आपका कोई एक्चुअल क्लब नहीं है जहां पे कुछ लोग आके मिलके बातें करते हैं, ये फिक्शनल है एंड फिक्शनल के थ्रू बनाया गया है। दोनों आपके स्पेक्टेटर क्लब वर फिक्शनल एंड कैरेक्टर्स जो थे वो एडिसन और स्टील दोनों की बनावट मिली हुई से दोनों ने मिला जुला के अपने स्यूडोनिम्स यहाँ पे दिए थे। ये आपके सामने है उन सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सभी बच्चे नीचे कमेंट कर सकते हैं इनकी एक एक एक्सेंट्रिक क्वालिटी, एंड जिसका कमेंट सबसे ज्यादा एक्ट एंड करेक्ट होगा उसको आई विल पिन दैट डाउन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बढ़ते हैं द गार्जियन पे, ठीक है। गार्जियन आपकी 1713 में आने वाली एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड ब्रिटिश पीरियोडिकल है जो आपका 12th मार्च से लेके 1 अक्टूबर तक चला। तो बस कुछ ही महीनों तक चला है आपका, इसीलिए आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 1713 लिखा है। 1713 में शुरू हुआ, 1713 में ही खत्म हुआ। आपके रिचर्ड स्टील ने इनको फाउंड किया था, एंड इसके अंदर आपके जो एसेज हैं वो एडिसन ने भी दिए हैं, थॉमस टिकल ने दिए हैं, अलेक्जेंडर प्रोप ने दिए हैं, एंड आपके अम्ब्रोज फिलिप्स ने दिए हैं। दैट वाज इट फॉर द गार्जियन। आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है जेंटलमैन्स मैगजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है बिकॉज एक बहुत बड़े राइटर को इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर नौकरी मिली थी जो आपको अभी पता चलने वाला है। 1731 से 1922
इफ यू आर एबल टू सी कि ये ऑलमोस्ट 200 सेंचुरीज तक आपकी चलने वाली मैगजीन है, तो ये बहुत लंबी चली होगी। एडवर्ड केव नाम के एक इंसान ने इसको फाइंड किया था 1731 में। इसके अंदर आपके आर्टिकल्स, एसेज, रिव्यूज, पोएम्स, करस्पॉन्डेंस फ्रॉम वेरियस कंट्रीब्यूटर्स, मतलब आपके कई सारे कंट्रीब्यूटर्स इसमें आके अपना योगदान देते थे, अपने एसेज एंड रिव्यूज को पब्लिश कराते थे। द मैगजीन फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट with sections dedicated to specific topics। अभी तक की जो मैगजीन्स चल रही थी वो चलती आ रही थी। जेंटलमैन्स मैगजीन एक नई चीज लेके आता है कि वो आपके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करता है, जहां पे हर सेक्शन के लिए वो इंडेक्स प्रोवाइड करता है। जैसा हम लोग की बुक में नहीं होता है कि बुक आप खोलो तो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं कि ये वाला चैप्टर इस पेज नंबर पे है, ये वाला इस पेज नंबर पे, सेम उसी तरीके से ये वो पहली मैगजीन निकली थी जिसने इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया था। सो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको आई होप कोई बताता नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ओरिजिनल टाइटल की अगर हम लोग बात करें, जेंटलमैन्स मैगजीन का ओरिजिनल टाइटल है ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज आगे आने वाली एक और मैगजीन है जिससे ये नाम आपका कंफ्यूज होने वाला है। जेंटलमैन्स मैगजीन और द ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर। इसके जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो वेल नोन राइटर्स भी थे और अनोनिमस कंट्रीब्यूटर्स थे। हम सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं एंड हम लोग ने देखा है कि कई बार राइटर्स किसी के ऊपर कमेंट करने के लिए अपना असल नाम नहीं देते थे, पब्लिश नहीं कराते थे कि पता ना चल जाए कि ये बात मैंने बोली है इस पर्टिकुलर राइटर को। तो अनोनिमस नेम के अंदर XYZ अपना कोई भी स्यूडोनिम बना के वो वर्क्स को पब्लिश करा देते थे। ठीक है, notably Samuel Johnson, a prominent literary figure of the time, contributed essays and poetry to the magazine। कहा जाता है कि सैमुअल जॉनसन की पहली नौकरी आपकी जेंटलमैन्स मैगजीन में ही लगी थी। क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हाँ, आपके यूजीसी नेट ने इतना डीप जाके आपसे पूछा है कि सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले कहाँ पे जाके काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे जाके वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, इतना इतना उनको अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाता है कि वो अपनी खुद की पीरियोडिकल भी पब्लिश कर देते हैं आगे जाके। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, इनोवेशंस जो इस पर्टिकुलर मैगजीन में किए गए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पहली वो मैगजीन थी जो रेगुलर सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग एंड मार्किंग को इस्तेमाल इन्होंने किया था, सो दैट इनके रीडर्स को नेविगेट करना कंटेंट को इजी हो कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, ये पढ़ना है, ये इस पेज पे है। ठीक है, लॉन्जेविटी की अगर हम लोग बात करें तो नियरली 2 सेंचुरीज तक ये आपकी जो मैगजीन है वो स्ट्रेच की थी, तो दैट मीन्स लोगों को काफी पसंद ये आती होगी। नेक्स्ट अप हम लोग आते हैं लंदन मैगजीन के ऊपर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन। 1732 में बेटा ये स्टार्ट होती है, इन 1785 में आपकी खत्म हो जाती है। जॉन वाइक्स नाम के एक इंसान ने इसको फाउंड किया था। इसका ओरिजिनल नाम है जेंटलमैन्स मंथली इंटेलिजेंसर। जेंटलमैन्स मैगजीन का नाम है ट्रेडर्स मंथली इंटेलिजेंसर और आपकी लंदन मैगजीन का नाम है जेंटलमैन्स मंथली इंटेलिजेंसर। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देखने वाले हो। इट वाज फाउंडेड इन 1732 इन पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड राइवलरी टू द टोरी सपोर्टिंग जेंटलमैन्स मैगजीन। बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाओ और अपने नोट्स में अपडेट करना कि इससे पहले जो हम लोग ने मैगजीन के बारे में पढ़ा, हमारी जेंटलमैन्स मैगजीन, ये एक टोरी सपोर्टिंग आपकी मैगजीन है। इसका मतलब हम लोग को जो समझ में आता है कि जो लंदन मैगजीन है इसके ऑपोजिशन में निकल के आती है, वो कौन सी मैगजीन हुई? वो आपकी विग पार्टी को सपोर्ट करती है। जल्दी से नीचे कमेंट करना कि आपको टोरीज एंड विग्स की कहानी पता है या नहीं। अगर पता है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख के जाना, अगर नहीं पता है डू कमेंट मी डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं इसमें वीडियोस आपको मिलते नहीं है, लेकिन बार बार आपके लिटरेचर में आते हैं, आपको बेसिक से क्लियर होना चाहिए। सो डू लेट मी नो, डू आई नीड टू मेक अ फुल वीडियो ऑन दैट। बेसिकली अभी के लिए हम लोग ये बता सकते हैं कि जैसे आपके आज के जमाने में भी आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल 2 पार्टीज होती हैं जो हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिशन में होती हैं।
वही आपके टोरीज एंड विक्स के साथ होता था। जो मोनार्क्स को सपोर्ट करते थे वो आपके टोरीज होते थे, जो विक्स को सपोर्ट करते थे वो आपके रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी विचार वाले एंड मोनार्की को गलत बोलने वाले आपके लोग होते थे। ठीक है, तो आपकी जो मैगजीन है जेंटलमैन्स मैगजीन, वो एक टोरी सपोर्टिंग आपकी मैगजीन है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपकी मोनार्की से रिलेटेड एंड आपके राइट विंग से रिलेटेड थॉट्स को लिखा जाता होगा। वेयर एज यहाँ पे आपकी विग पार्टी वाली जो सपोर्ट करने वाली मैगजीन है वो है आपकी द लंदन मैगजीन। आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। द लंदन मैगजीन के जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे उसमें से सबसे पहला नाम आपका आता है सैमुअल जॉनसन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, थॉमस डे क्विंसी का एंड चार्ल्स लैम्ब का। एक और चीज जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि अभी सैमुअल जॉनसन इस भी पर्टिकुलर मैगजीन को में अपना वर्क लिख रहे हैं, तो आप ये सोचने लगोगे कि ये राइट विंग के थे या लेफ्ट विंग के थे या फिर वर्ड्सवर्थ कौन से विंग के थे। भाई जब इंसान अपनी करियर की शुरुआत कर रहा होता है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इस मैगजीन में काम करूं, ये इसके सपोर्टर है, कुछ नहीं, उसको पैसों से मतलब होता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को सोच के रखना। जब आप बहुत पैसे कमा लेते हो, यू गेट वेल एस्टैब्लिश्ड, देन यू सेग्रीगेट योरसेल्फ और गेट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द विंग्स। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन में ही निकली हुई एक मैगजीन है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अंडरटोन्स के बारे में बात करती थी, एक्सप्रेसिंग रैडिकल एंड रिफॉर्मिस्ट व्यूज। आपके जो चला आ रहा है ट्रेडिशनल मोनार्की में उसको ये रिजेक्ट एंड अपोज करती है ये मैगजीन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और आ जाएंगे हम लोग द रैम्बलर के ऊपर। हमारे सैमुअल जॉनसन की ये एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, 1750 में स्टार्ट हुई, 1752 में ये खत्म हो गई। सैमुअल जॉनसन ने इसको फाइंड किया है, देन ये रिलीज होती है आपकी ट्वाइस इन अ वीक, ट्यूजडेज एंड सैटरडेज। 208 इसके इश्यूज हैं। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ट्यूजडेज एंड सैटरडेज से, बट यू नेवर नो कि आपका यूजीसी नेट कभी भी इसको पूछ सकता है। रैम्बलर के बारे में अगर हम लोग और डिटेल्स देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि फॉर्मेट और कंटेंट जो आपके रैम्बलर का है वो बहुत ही अलग है। मतलब कि ये आपके एक ही सिंगल एसे को पब्लिश करते हैं एक बार में, हफ्ते में 2 बार आएंगे और एक एक एसे को लेके आएंगे, और वो जो एसे होगा वो फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता था, येट एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता था। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के बारे में ये बात करते थे, और सबसे ज्यादा ये बात करते थे मॉरलिटी के बारे में, लिटरेचर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर। आपके जो सैमुअल जॉनसन थे वो एक स्यूडोनिम के अंडर लिखते थे जिसका नाम था द रैम्बलर, द वॉन्डरर। मतलब उनको अगर किसी को करेक्ट करना है या किसी पे सटायर करना है तो उनका स्यूडोनिम था द रैम्बलर या फिर द वॉन्डरर। मॉरल एसेज ये लिखना पसंद करते थे ताकि अपने मॉरल व्यूज को ये एक्सप्रेस करें और हमारी सोसाइटी को ये करेक्ट कर सके। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे द रैम्बलर के बारे में और कुछ डिटेल्स। इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रैम्बलर के एसेज को बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया गया बाय रीडर्स, जहां पे बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना कि ऐसे करना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, वैल्यूज होने चाहिए, वो ज्यादातर लोगों को पसंद ही आती हैं। ऑफ द टाइम एंड कंट्रीब्यूटेड टू जॉनसन्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ 18th सेंचुरी। अब इतने अच्छे एसेज लिखे, इतना अच्छा उन्होंने वर्क किया, तो उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बन गई, और इस रेपुटेशन के जरिए उन्होंने फोकस किया आपके सोसाइटी को एथिकल बनाने में और आपकी जो सोसाइटी है उनको एक रिफ्लेक्टिव लाइफ देने में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द क्रिटिकल रिव्यू हम लोग के सामने आ जाता है, वन मोर मैगजीन जिसमें से आपके काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1756 से 1870 में ये पब्लिश होती है। इसको कहा जाता है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग लिटरेरी पीरियोडिकल्स ऑफ इट्स टाइम। प्राइमरी फोकस आपके क्रिटिकल रिव्यू का रहता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आप देख रहे होंगे कि अभी तक हम लोग ने मॉरल एंड सोशल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात किया, राइटर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सटारिकल एसेस लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग ने क्रिटिसिज्म नहीं देखा। दिस इज दैट वन मैगजीन जो अब क्रिटिसिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है और क्रिटिकल रिव्यूज देना पसंद कर रहा है। ठीक है, क्रिटिकल रिव्यूज का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान ने कोई पोएम लिखी, जो क्रिटिक्स हैं उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनका एक काउंटर अटैक लिखा कि इस पर्टिकुलर पोएम में मुझे ये नहीं पसंद आया, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए था। सेम उसी तरीके से जैसे आज हम लोग कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो उसका क्रिटिकल रिव्यू पहले देखते हैं कि कैसी थी कैसी नहीं थी, सेम वही चीज है। ठीक है,
नॉन फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा, बहुत सारी चीजों के क्रिटिकल रिव्यूज इसके अंदर पब्लिश होते थे। आगे बढ़ेंगे, क्रिटिकल रिव्यू के बारे में देखेंगे। कंट्रीब्यूटर्स इसके रहे हैं बहुत ही फेमस नेम्स, टोबियास स्मॉलेट, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड विलियम हैजलिट। एडिटोरियल स्टांस जो इनका रहा वो था कंजर्वेटिव एंड आपका ट्रेडिशनल अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपके क्रिटिसिज्म में आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेडिशनल स्टांस है आपका, एक आपका न्यू क्रिटिकल स्टांस है, जहां पे आइडियोलॉजीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो ये लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को फॉलो करते थे। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आपको एक राइटर को उसकी बायोग्राफिकल डिटेल्स के थ्रू जज करना है, ठीक है। It favored classical forms and values, often criticizing experimental and unconventional works. It promoted moral and social propriety in literature and was cautious of radical and controversial ideas. कोई भी ऐसा इंसान जो ट्रेडिशनल व्यूज एंड बिलीव्स को फॉलो करता है, उसको क्रांतिकारी विचार अच्छे नहीं लगते हैं, और अच्छे नहीं लगते हैं तो उसी के ऊपर वो सटायर एंड क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेम हमारी फैमिली में जैसे कोई रिश्तेदार होते हैं ना, वो आप लोग को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसा था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्रिटिकल रिव्यू इसी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज का पार्ट बन गई। जब आप किसी चीज को बार बार पॉइंट आउट करते हो, ये अच्छा नहीं था, ये वो नहीं था, हम लोग के जैसे बॉलीवुड में भी होता है कि ये तो अभद्र कपड़े पहने हैं इन्होंने और बॉयकॉट करो एंड सो मेनी थिंग्स। तो कंट्रोवर्सीज इस पर्टिकुलर मैगजीन्स के साथ बहुत सारी हुई एंड इट engaged in fierce literary debates with other prominent literary periodicals of the time such as the monthly review। एक और important point हम लोग को पता लगता है कि इसके अंदर जो भी आपका पब्लिश होता था उसकी वजह से कंट्रोवर्सी आपकी हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई तो दूसरे जो आपके पीरियोडिकल्स पब्लिश हो रहे थे जैसे द मंथली रिव्यू, वो इनको काउंटर अटैक करने लगी। तो यहाँ पे हम लोग के सामने फिर से दो मैगजीन्स ऑपोजिशन में आ जाती हैं, द क्रिटिकल रिव्यू एंड द मंथली रिव्यू, सेम आपके जेंटलमैन्स मैगजीन की तरह, ठीक है। The debate often revolved around conflicting literary taste, political affiliations and ideological differences। भाई तुम राइट विंग के हो, तुम लेफ्ट विंग के हो, तुम्हारे ये विचार हैं, तुम गलत हो, बेसिकली एक दूसरे को गलत ये लोग ठहराते रहते थे। आगे हम लोग चलेंगे और यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी 18th सेंचुरी की मैगजीन। सेम गोज फॉर योर 19th सेंचुरी की मैगजीन्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देख लेंगे। आपको बाय नाउ फील हो रहा होगा कि ये वीडियो कितना ज्यादा रिच है इन योर इंफॉर्मेशन एंड कितनी सारी चीजें आपको एक वीडियो के अंदर कवर होने वाली है। अगर अच्छा लग रहा हो, डू हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो योर व्यूज। एडिनबर्ग रिव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1756 में ये स्टार्ट होती है, 1817 तक चलती है। ये फाउंड की गई थी बाय स्कॉटिश इंटेलेक्चुअल्स लेड बाय फ्रांसिस जेफरी, सिडनी स्मिथ एंड हेनरी ब्राउनगैम। It aimed to provide a platform to intellectual discussion, critical analysis and promotion of liberal ideas। जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसी मैगजीन्स निकल रही हैं जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को फॉलो कर रही हैं, तो कोई ऐसी मैगजीन्स भी निकलेंगी जो लिबरल व्यूज को आपके सपोर्ट करती हैं। फॉर्मेट एंड कंटेंट आपका क्या था कि क्वार्टरली इसको पब्लिश किया जाता था। फीचर्ड टॉपिक्स आपके रहते थे लिटरेचर, पॉलिटिक्स, साइंस, फिलोसफी एंड सोशल इश्यूज। आगे देखेंगे एडिनबर्ग रिव्यू के बारे में। पॉलिटिकल स्टांस इसका क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ये विग पार्टी के सपोर्टर्स थे। भाई लिबरल लिखा हुआ है तो विग लिखा, तो विग पार्टी के ही होंगे। जहां ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल लिखा होगा वहां पे आप समझ जाइएगा कि वो टोरी पार्टी को बिलोंग करते हैं। It supported progressive ideas, social reforms and political causes such as parliamentary reforms and religious tolerance। आज के भी जमाने में आप जितनी भी लेफ्ट विंग पार्टीज को देखेंगे कि वो नए जमाने की बात करते हैं, कुछ बेहतर करने की बात करते हैं, लिबरल आइडियाज की बात करते हैं। वेरस जितनी भी आपकी राइट विंग पार्टीज होती हैं वो पुराने जमाने के बारे में बात करती हैं और संस्कृति को लेके चलती हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूटर्स जो इनके इसमें रहे हैं वो है आपके थॉमस बेबिंगटन मकाउले, देन वॉल्टर स्कॉट, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स द एग्जामिनर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ले हंट ने इसको फाइंड किया था आपके 1808 के अंदर। अगेन ये एक प्लेटफॉर्म बना था लिबरल एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज के लिए। सॉरी, Hunt aimed to create a platform for liberal and reformist ideas, challenging the conservative political establishment of the time। Same आपकी पिछली मैगजीन की तरह ही ये liberal views को support करते थे। The Examiner featured lively and engaging writing, often employing
satire, irony and wit to convey its political and social commentary. जो भी पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी में जो चल रहा था उसके बारे में ये लोग सोचते थे, उसको ये लोग बहुत ही विटी तरीके से प्रेजेंट करते थे. ठीक है. एग्जामिनर के बारे में कंट्रीब्यूटर्स आप लोग को जानने हैं. चार्ल्स लैम्ब इसमें एसेस लिखा करते थे, विलियम हैजलिट, पीबी शेली. देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो इनका था, इन एडिशनल टू पॉलिटिकल कमेंट्री, ये लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म देना भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे. एंड रिव्यूज इसके अंदर आपके मिल जाते थे, जिसकी वजह से आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक बहुत बड़ा बूम मिला था एंड वो बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था. एग्जामिनर की भी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आपकी रही हैं जो आप यहाँ पे देख लीजिए. Just a second. Okay, the examiner faced legal controversies during its publication. 1812 में Leigh Hunt and his brother John Hunt were charged with libel for their criticism of Prince Regent. by a monarchy. आप राइट विंग की तरफ के लोगों पे अगर व्यंग्य कस रहे हो और किसी तरीके से उनको ये पता लग गया तो वो तो आपको जेल में ही फेंकेंगे. तो ये उनको जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर मैगजीन की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई. आपने आज के जमाने में देखा होगा कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा काम करती है. उर्फी जावेद को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से वो आज एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है. ठीक है, तो इस मैगजीन के साथ वही हुआ है. द क्वार्टरली रिव्यू आपके सामने आ जाता है. 1809 में स्टार्ट हुई, 1976 तक ये आपकी चलती है. जॉन मुरे नाम के पर्सन ने इसको फाइंड किया था. ये बात करती है कंजर्वेटिव टोरी व्यू पॉइंट्स के बारे में, काउंटर अटैक करती है उस टाइम की चल रही काफी सारी लिबरल पीरियोडिकल्स को. इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं वॉल्टर स्कॉट, थॉमस कार्लाइल, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, आई टोल्ड यू कि आप किसी भी राइटर को एसोसिएट मत करिएगा कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, बिकॉज ये सब इनकी जीवन की शुरुआत थी. एंड अगर राइट विंग एंड लेफ्ट विंग करते रहेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे. ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू का पॉलिटिकल स्टांस आप लोग को पता चल चुका है कि ये कंजर्वेटिव था, टोरी वैल्यूज के बारे में बात करता था, क्रिटिसाइज करता था आपकी लिबरल पॉलिसीज को और चैंपियन करता था आपके ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर को. आई टोल्ड यू ना कि पुरानी संस्कृति, हमारी संस्कृति, ऐसे ट्रेडिशनल व्यूज एंड कन्वेंशनल बिलीफ के बारे में टोरी पार्टी बात करती है. कंट्रोवर्सी जो इसकी हुई थी, राइटर्स एंड पब्लिशर्स नोन फॉर यूनिटेरियन एंड रेडिकल व्यूज वर अमंग्स द अर्ली जर्नल मेन टारगेट्स. ये जो पर्टिकुलर मैगजीन है वो बनाई ही गई थी पीरियोडिकल्स, लिबरल पीरियोडिकल्स एंड लिबरल राइटर्स को टारगेट करने के लिए. इसके मेन विक्टिम्स और टारगेट कौन थे? लेडी मॉर्गन, वॉल्टर सैवेज लैंडर, देन मैरी शेली एंड पीबी शेली की तो बड़ी बदनामी इस पर्टिकुलर रिव्यू ने, आपकी मैगजीन ने की है. क्वार्टरली रिव्यू के बारे में हम लोग कुछ और चीजें जान लेते हैं. इन 1817 जॉन विल्सन कोकर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन विल्सन कोकर attacked John Keats in a review of Endymion for his association with Leigh Hunt and the so-called Cockney School of Poetry. ध्यान से इस बात को समझिएगा, ये सारी बातें आपकी इंटरलिंक्ड है. जॉन विल्सन नाम के आपके एक पर्सन है, जॉन कीट्स की एंडीमियन के ऊपर एक रिव्यू लिखते हैं, अटैक करते हैं जॉन कीट्स को उनके लिबरल व्यूज के लिए और उनको अटैच करते हैं ले हंट के लिबरल व्यूज के साथ जो पहले जेल जा चुके हैं. तो आप ये बातें समझ पा रहे होंगे. आगे जाके शेली ने इसी क्रोकर पर्सन को बिलीव किया है कि तुम्हारे इतने मतलब कठोर शब्दों और इतनी क्रिटिसिज्म की वजह से ही हमारे कीट्स की जल्दी मौत हो गई. उनकी मौत होने वाली थी, उनको बीमारी हो गई थी, लेकिन तुम्हारे कठिन शब्दों ने इस पर्टिकुलर जो मैगजीन के ऊपर ये इल्जाम है कि इस पर्टिकुलर मैगजीन ने और इस पर्टिकुलर इंसान ने कीट्स की डेथ को फास्ट कर दिया था, क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो गए थे अपने बारे में इतनी गलत बातें सुन के. Then comes your Blackwoods magazine 1817 से 1980 में आपकी आती है. ये जितनी बातें I am telling you ये आपके लिटरेरी मूवमेंट्स में again I will repeat. ठीक है. Blackwoods magazine was founded by William Blackwood in 1817. It aimed to provide a platform for conservative viewpoints. ये भी conservative viewpoints को support करते हैं. Notable contributors इसमें रहे हैं De Quincey and John Wilson. And ये किस particular pseudonym के अंदर लिखा करते थे? Christopher North. Then आपके तीसरे person हैं जॉर्ज इलियट. ठीक है. देन आती है आपकी द डायल मैगजीन, वेरी वेरी फेमस मैगजीन, आपने अक्सर इस पे क्वेश्चंस देखे होंगे. आपकी डायल मैगजीन ट्रांसेंडेंटलिस्ट थिंकर्स की एक मेन मैगजीन थी. मार्गरेट फुलर, रैल्फ वाल्डो इवर्सन
एंड जॉर्ज रिपली इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे। ये जो मैगजीन थी एक प्लेटफॉर्म था ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट और उसके बारे में लोगों को बताने का। आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर मैगजीन इन माय वीडियो ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। कंट्रीब्यूटर्स इसके जो रहे हैं वो आपके इमर्सन, हेनरी डेविड थोराउ, मार्गरेट फुलर एंड ब्रॉनसन एल्कॉट। आगे हम लोग बढ़ेंगे डायल मैगजीन के बारे में। जो चीजें आपको और ध्यान में रखनी है वो है पब्लिकेशन और हिस्ट्री। 1840 में ये स्टार्ट होती है, 1844 तक चलती है। 2 बार इसके एडिटर बदलते हैं, पहले आपकी मार्गरेट फुलर, देन आपकी रैल्फ वाल्डो इमर्सन। इसकी जो सेकंड सीरीज बाद में निकल के आती है, ग्रीन से लिखा हुआ है, बाद में इसका नाम बदल जाता है, द न्यू सीरीज के नाम से भी ये जानी जाती है। एंड दैट वाज इट फॉर द डायल। हम लोग आ जाएंगे द जर्म मैगजीन के ऊपर। ये भी एक मैगजीन है जो बहुत ज्यादा फेमस है अमंग्स द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। बहुत सारी बेटा ऐसी मूवमेंट्स आपके होते हैं जो अपने बारे में लोगों को बताने चाहते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं और उसी के अंदर अपने वर्क्स को पब्लिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्री रेफलाइट ब्रदरहुड हमारे आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स का एक पूरा ग्रुप था, जिसमें आपके मेन लोग कौन थे? डीजी रोजेटी, विलियम हॉलमैन हंट, हमारे जॉन मिलियास, देन क्रिस्टीना रोसेटी एंड आपके फोर्ड मिडॉक्स फोर्ड। ये क्वेश्चन जो रेड से है लिखा हुआ है वो आपके एग्जाम में आया है। देन कम्स योर कॉर्नहिल मैगजीन, 1860 में पब्लिश होती है, 1975 तक चलती है। जॉर्ज मुरे नामक व्यक्ति ने, स्मिथ ने इनको फाउंड किया था। इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं चार्ल्स डिकिंस, एंथनी ट्रुलॉप, एलिजाबेथ गैस्किन, थॉमस हार्डी। देन फेमस जो एडिटर हैं ये सारे इनके नाम हैं, विलियम मैकपीस थैकरे। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज नॉट हाईलाइटेड, पर विलियम मैकपीस थैकरे ने कौन सी पर्टिकुलर मैगजीन को एडिट किया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आई गेस 2019 में पूछा गया था। सो please keep that in mind. And with that we have come to an end of a very long yet a very fruitful video. I hope इस वीडियो में मैंने जितनी मेहनत की है आपके नोट्स उतने ही अच्छे बन पाए एंड यू फील कि हाँ मुझे बहुत सारा कंटेंट एक वीडियो में मिल गया है। बट ये वीडियो अभी भी अधूरा है, बिकॉज एज यू नो whenever I take up a content I also bring for you all the questions. इसके बाद बिकॉज आई न्यू कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, सो इसके बाद इसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट सेकंड आएगा जिसमें इन सारी मैगजीन्स में से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने उसके अंदर डाले हैं, सो दैट यू नो यू गेट ए कंप्लीट पैकेज कि मैंने अगर कंटेंट पढ़ा इतना ज्यादा तो आई वॉन्ट टू जज कि उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड शेप योर प्रिपरेशन इन दैट स्टाइल। तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है आपका A to Z क्वेश्चंस आएंगे एक ही वीडियो में, इसी पैटर्न में होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे वीडियो हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही वंडरफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, ऑल बाइबल ट्रांसलेशंस, और उसके सेकंड पार्ट में उसके सारे क्वेश्चंस भी हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से आते हैं, सो यू शुड गो एंड चेक देम आउट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहें एंड उसकी नोटिफिकेशन बहुत इंस्टेंटली आपको चाहिए, तो मेरा ये टेलीग्राम का ग्रुप आप सबसे पहले तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड वहां पे भी आप अपने व्यूज चैट के थ्रू मुझे आके बता सकते हैं। I will see you up next in yet another video. Do let me know your thoughts कि आपको इस वीडियो को लेके कैसा लगा, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो। आप टिल देन बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।